साहब क्या चाहिए? तुम इसे जानते हो? नहीं सर, मैं तो इसे जानता हूँ। हम सीआईडी से हैं। सच सच बताओ, ये कहाँ है? अदरवाइज ना तुम रहोगे और ना तुम्हारा रेस्टोरेंट। मैंने क्या गुनाह किया साहब जी, माफ कर दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं इसका खून पी जाऊंगा। लेकिन तुम लोग कौन हो? तुम्हारा बाप सीआईडी, सीधे खड़े रहो। सीआईडी? तुम्हें ढूंढने के लिए हमने पूरा शहर छान मारा। कहां तक भागोगे? सीआईडी का जाल फौलाद से भी मजबूत है। इससे निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। किसके लिए काम करते हो? मुझे इस काम के लिए एक लड़की ने पैसे दिए थे। कौन है वो? कहाँ रहती है? ये तो मुझे नहीं पता साहब, लेकिन वो लड़की अभी यहाँ आने वाली। दोस्तों ये चैनल सीआईडी कंटेंट पे क्रिएट किया गया है, लेकिन इसके लिए आप भाइयों की सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों हम खूब मेहनत कर रहे हैं सीआईडी में, बट इसके लिए आपकी एक सब्सक्राइब की ज़रूरत है। मुझे ज़्यादा इंडियन ऑडियंस से जो है वो उम्मीदें हैं कि वो अपने इस प्यारे पाकिस्तान भाई की ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और जी हाँ, जो मेरे प्यारे पाकिस्तान भाई हमें देख रहे हैं वो भी हमें प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हम और ज़्यादा जो है वो मेहनत करेंगे। तो दोस्तों हमारी एक्टिंग के अबाउट भी आपने ज़रूर बताना है। इतना लेट क्यों आई यार? बस वो रश था तो इसी वजह से हो गए लेट। 2 टिश्यू ला दो, हाथ साफ करना है। चलो मैडम आपके टिश्यू।
माफी है, मैं आपका झूठा सुनना चाहती हूँ। कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी तुम इसे जहर क्यों देना चाहती थी? इसे क्यों मारना चाहती थी? सच सच बताओ। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं नशा करती हूँ। इसका इल्म मेरे घर वालों को नहीं है। ये शख्स मुझे ब्लैकमेल करके अपना काम करवाना चाहता था। आज मैं जहर देके इसे खत्म करना चाहती थी ताकि मेरे खिलाफ कोई सबूत ना रहे। सर वो भाग गया। कहां तक भागेगा? कौन है ये और कहां पे रहता है? इसका नाम नवाज है, टाउनशिप के फैक्ट्री एरिया में रहता है। हाँ शराज, मुजरिम टाउनशिप फैक्ट्री एरिया में रहता है, फौरन उठा लो। फैल जो इन गलियों में, हमें हर हालत में मुजरिम चाहिए। सर। दुनिया से तो भाग सकते हो मगर सीआईडी से नहीं, क्योंकि सीआईडी नाम है उस आग का जिसमें तुम्हारे जैसे मुजरिम पत्ते की तरह जल के राख हो जाते। लगता है तुम्हें सीआईडी का मतलब नहीं मालूम। मैं बताता हूं। क्राइम, इन्वेस्टिगेशन डिवीजन। आखिर तुमने कोच का कत्ल कर ही दिया, लेकिन मैं पूछता हूं क्यों? सर, मैं तो अपने कोच अफजल को कत्ल नहीं करना चाहता था। मैं तो सिर्फ उनको जख्मी करके डराना चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसे उनका पैर स्लिप हो गया और वो गिरते हुए जंगले के साथ जा टकराए। मेरा तुमसे अभी भी वही क्वेश्चन है कि तुम कोच को जख्मी भी क्यों करना चाहते थे? इसलिए कि कोच मेरी बजाय अहमद को मुसलसल अहमियत दे रहे थे और बाकी सारे खिलाड़ी भी अहमद के करीब थे। खास तौर पर लड़कियों की नजर में तो वो हीरो बन रहा था। मैंने कोच को कायल करना चाहा, लेकिन वो नहीं माने। बार बार उनको रोकने की कोशिश की। मैं कोच की बजाय अहमद को लंगड़ा करना चाहता था, जिसके लिए मैंने पूरी मंसूबाबंदी की थी। उस रोज जब अहमद और कोच प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में गए तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अहमद क्या हाल है, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अहमद आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्यों ना हम दोनों में आज मुकाबला हो जाए?
नहीं नहीं सर, आप मेरे सीनियर हैं, मैं आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। खेल में सीनियर जूनियर नहीं देखा जाता बेटा, खेल में सिर्फ सलाहियत देखी जाती है। सर फिलहाल मैं हारने के मूड में नहीं हूँ, अगर आपसे जीत भी गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेवकूफ, तुम्हारी जीत में ही तो मेरी जीत छुपी है। आज ऐसा करते हैं, और मैं तुम्हारे जूते पहनता हूँ, तुम मेरे जूते पहन लो। लेकिन ऐसा क्यों सर? जब तुम मेरे जूते पहनोगे तुम्हें एतमाद आएगा, और यही चीज मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ओके सर। सर ये क्या हुआ सर? कल हमला और आज मौत, इसमें जरूर किसी की साजिश है। फौरन सीआईडी को फोन लगाओ। हेलो सीआईडी। बदबख्त इंसान, तुम झूठे हो। तुमने ही उसको कत्ल किया है, लेकिन जो काम तुम खुद कर सकते थे उसमें इन दोनों को क्यों इन्वॉल्व किया? मुझे अपने प्लान पर अमल करने के लिए एक और साथी की जरूरत थी। इत्तेफाक से मुझे सोफिया की कमजोरी का पता चला। ये नशा करती थी और इसकी नशा करने वाली आदत का इसके घर वालों को इल्म नहीं था। मैं चाहता था कि ये अहमद को किसी तरह काबू करके उसे टूर्नामेंट में शिरकत करने से रोके, जिसके लिए मैंने इसे ब्लैकमेल किया। और सोफिया, तुम एक नशे की खातिर तुमने इसका साथ दिया? तुम्हें मालूम है कत्ल की सजा क्या होती है? मैं मजबूर थी, लेकिन मैं किसी कत्ल का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, जिसके लिए मैंने घर से ज़ेवरात और नकदी चुराकर नवाज को दिए ताकि ये मेरी जगह काम कर सके। तुम जैसे लोग बिकाऊ होते हैं जो दौलत की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार है। बताओ वो कहाँ है जेवरात और नकद रकम? वो केस जो मैं लेके भागा था, जिसमें जेवरात और नकद रकम थी। तुम सबकी चालाकियां और मकारियां धरी की धरी रह गई। कत्ल बहरहाल कत्ल होता है, उसकी सजा भी जरूर मिलती है। ले जाओ इन दिनों को अदालत के सामने पेश करो ताकि मकतूल के वरसा को इंसाफ मिल सके। ले जाओ। अरे सर, ये केस तो हमने चुटकियों में हल कर लिया, ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। नहीं, ये केस अभी हल नहीं हुआ। हेलो जहर, इस कहानी में एक नया ट्विस्ट। लेबोरेटरी की रिपोर्ट के नए इंकशाफात। क्या बात है डॉक्टर साहिबा, इमरजेंसी में कैसे याद कर लिया? हम तो समझ रहे थे कि केस खत्म हो चुका है। ये केस खत्म नहीं बल्कि अभी शुरू हुआ है। कोच की मौत किसी हादसे की वजह से नहीं हुई, बल्कि जहर की वजह से की गई। जहर? कैसे जहर? ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म का जहर है
जो सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में अपना असर दिखाता है। आपका मतलब है कि इन्हें जहर दिया गया था, लेकिन ये जहर किसने दिया और कैसे दिया? मरने वाले के पाँव के अंगूठे में एक छोटा सा निशान पाया गया है, जो एक जहरीली सुई का निशान है, जो इस अंदाज से उसके जूते में लगाई गई कि सीधी उसके अंगूठे में लगी, और चंद ही लम्हों में उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो गिर गया। तो इसका मतलब है कि इस केस में कोई और भी शामिल है, और यकीनन ये कोई अपना ही हो सकता है। इसका खोज लगाना होगा। सर, अब जहां से चले थे वहीं आ खड़े हो। इस कत्ल में उन 3 लोगों के अलावा एक हाथ और दिखाई दे रहा है। एक धक्का देने वाला, दूसरा जहर देने वाला। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो जूते तो अहमद के थे और कोच ने मुकाबला होने से पहले जूते अहमद से एक्सचेंज किए थे। सर, इससे तो यही जाहिर होता है कि मारने वाले का निशाना कोच नहीं अहमद था, और अगर जूते तब्दील ना हुए होते तो कोच की जगह पे अहमद मर सकता था। ऑफ कोर्स, अब हमें अहमद के करीब दीगर लोगों से तफ्तीश करना होगी। सर, अहमद की दोस्त अफशा और उसकी मगेतर आसमा, वो भी तो इस केस का हिस्सा हो सकते हैं। और सर, ये भी तो हो सकता है कि इसमें अहमद की कोई चाल हो। शिराज, शक तो किसी पर भी किया जा सकता है, लेकिन सीआईडी टीम शक के बजाय सबूत पे यकीन रखती है। सर, एक और बात याद आई। मुकाबले की ट्राई से कबल कोच और अहमद ने अपने जूते सर्विस के लिए दिए थे। गुड। हो सकता है कि वहां पर कोई गड़बड़ हुई हो। हो सकता है। अब आप लोग चेक करो कि सर्विस कहां से करवाई गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नज़ीर है। और कब से ये काम कर रहे हो? ये हम जद्दी पुश्ती काम कर रहे हैं। लेकिन आप कौन हैं? हम सीआईडी से हैं, जो पूछेंगे ठीक तरह से बताना, वरना तुम जूते मुरम्मत करते हो और हम इंसानों की मुरम्मत ठीक तरह से करते हैं। अफजल को जानते हो, जो गोल्फ कोच है? जी हाँ सर, वो कई सालों से हमसे ही जूते खरीदते हैं और मुरम्मत के लिए भी हमारे पास ही आते हैं। वो हमारे पक्के गाहक हैं। लेकिन आपके उस पक्के गाहक की मौत हो चुकी है, अब वो मर चुके हैं। वो कैसे? छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि उनके जूते तुम सर्विस करते हो? जी, मेरा शागिर्द है आफ्ताब, उसने उसके और अहमद साहब के जूते सर्विस किए थे। लेकिन बात क्या है? आफ्ताब कहाँ है? वैसे तो वो देर तक काम करता है, लेकिन आज उसकी तबीयत ख़राब थी, वो जल्दी चला गया है। तुम्हारे पास उसका पता है? जी मैं देता हूँ। ये लेकिन आफ्ताब के हवाले से कोई भी इत्तला हो तो मैं बताना। ठीक है सर, मैं ज़रूर बताऊँगा। आफ्ताब, तुम्हारे ग़ुरूब होने का वक्त आ गया है। तो मर चुका है। सर, ये तो वही जहर है जो सुई के जरिए इंसानी जिस्म में दाखिल होता है।
इतने लंबे बाल ये किसी मर्द के नहीं हो सकते। क्या इसमें कोई लड़की तो मुलविस नहीं? एसपी साहब को बताना पड़ेगा। आपके ख्याल में ये बाल किसी मर्द के हैं या किसी औरत के? सर गोल्फ खेलने वाले बहुत से लड़कों के बाल लंबे थे। सर ये लॉकेट भी यकीनन किसी लड़की का है। लगता है कि आफ्ताब की कत्ल करने वाले से अच्छी खासी हाथापाई हुई थी, जिसकी वजह से ये लॉकेट और उसके लंबे बाल आफ्ताब के हाथ में ही रह गए। सर हमें लड़कियों पर भी नजर रखनी चाहिए। लॉकेट पे लिखा ए यकीनन किसी लड़की की तरफ इशारा कर रहा है। सर इस केस में हमें 2 लड़कियों को और शामिल करना चाहिए, अस्मा और आफशा को, क्योंकि उनके नाम भी ए से ही शुरू होते हैं। हमारा ध्यान गोल्फ प्लेयर अहमद और अब्बास की तरफ क्यों नहीं जा रहा? उनका नाम भी तो ए से ही शुरू होता है। अहमद को फौरन ट्रेस करो। सर आप इस वक्त यहाँ पे हमें बुला लिया था, हम लोग आ जाते। कभी कभी किसी की हाजिरी लगाने के लिए खुद हाजिर होना पड़ता है। मैं समझी नहीं सर, कातिल पकड़ा गया? यही समझो कि कातिल पकड़ा गया है। ये है कातिल जिसने हमें चकमा दे रखा है। इसे गोल्फ क्लब की नहीं जेल की जरूरत है। क्या मतलब? आप लोग ये क्या कह रहे हैं? मैं भला कोच को क्यों मारूंगा? आफ्ताब के मरने के बाद उसके घर से हमें लॉकेट मिला, उसके ऊपर ए लिखा हुआ था। अच्छा, तो क्या आफ्ताब कत्ल हो गया? मैं जानता हूँ कि वो लॉकेट किसका है और आफ्ताब को किसने मारा है। जबरदस्त, तुम्हें बहुत जल्द याद आ गया कि आफ्ताब और कोच को किसने कत्ल किया। पहले तो तुमने नहीं बताया। जल्दी बताओ, इसका कातिल कौन है? सर मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ। अस्मा तुमने अहमद को गोली मारी, जो तुम्हारा मंगेतर है? तुम कितनी बेहिस हो, कितनी जालिम हो। तुमने अपने ही मंगेतर को मार डाला। मैं पूछता हूं क्यों? हाँ, मैंने उसे मार दिया और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। अगर तुम उससे शादी नहीं करना चाहती थी तो टूर्नामेंट में जाने से उसे क्यों रोकती थी? मैं नहीं चाहती थी कि वो टूर्नामेंट जीत के हीरो बने, क्योंकि हमारे घर वालों ने तय कर लिया था कि अहमद मुल्तान से वापस आएगा तो वो हम दोनों की शादी कर देंगे। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती थी तो इनकार कर देती। तुम्हारी ख्वाहिश और गलत फैसले की वजह से 3 कीमती जानें जाया हुई हैं। मैं पूछता हूं क्यों? अहमद के साथ जो हुआ वो अपनी जगह, लेकिन कोच अफजल को क्यों मारा? मैं और अब्बास एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दिन हम तन्हाई में बैठे थे कि यार मैं क्या करूं, बार बार समझाने के बावजूद भी अहमद इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से बाज ही नहीं आ रहा। मेरी जान, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमें कोई मजबूत प्लानिंग करना होगी। तुम्हारा मतलब है अहमद को रास्ते से हटा देना चाहिए? वैसे तो मैं उसके हाथ पैर भी तोड़ सकता हूँ, लेकिन फिर भी डरता हूँ
कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी माँ उस लूढ़े लंगड़े को अपना दामाद ना बना ले। मेरी अम्मी तो अहमद के दिन रात गुन गा रही हैं। उनका तो बस नहीं चल रहा कि मुझे कब उसकी दुल्हन बना दे। और एक अफजल कोच है जो उसे हीरो बनाने में लगे हुए हैं। छोड़ो यार, दफा करो। तुम लेकिन फजूल लोगों की बातें करने लगी हो। आप बगैर इजाजत किसी के घर में क्यों आए? मैं यहां से गुजर रहा था, सोचा आसमा से मिलता चलूं, और दरवाजा भी खुला था, तो मैंने सोचा अंदर जाके देख लेता हूं। और वैसे भी जहां इतनी गैर अखलाकी हरकत हो रही हूं, वहां किसी इजाजत की जरूरत नहीं होती। कुछ भी हो, आपको इस तरह अंदर नहीं आना चाहिए था। अच्छा हुआ आज तुम दोनों की हकीकत मेरे सामने खुल गई। मैं रोज अहमद से तुम्हारी शादी के बारे में बात करता था। अब मैं उसको बताऊंगा कि इस लड़की से शादी न करना और उसे तुमसे दूर रखने की पूरी कोशिश करूंगा। रुक जाइए सर। आप कोच हैं और कोच ही बनकर रहें। किसी की पर्सनल लाइफ में मुदाखलत ना करें तो बेहतर होगा। अजीब बात है, कोच अफजल के कत्ल का इतराफ अब्बास भी कर रहा है और तुम भी। आखिर कौन किससे बचाना चाह रहा है? जनाब, आप मेरा यकीन करें, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। कोच अफजल को मैंने कत्ल किया है। नहीं, बिल्कुल झूठ। मेरा शिकार अहमद था, जिसे ख़त्म करने के लिए मैंने आफ्ताब को लालच देकर उसके जूते में जहरीली सुई रखी थी। पर बदकिस्मती से कोच अफजल ने अहमद से जूते तब्दील करके अहमद की मौत को अपने गले लगा लिया। और फिर तुमने उस बेचारे आफ्ताब को भी मार दिया? मजबूरी थी, मैं कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने आफ्ताब के घर जाकर उसे भी जहरीली सुई से मौत के घाट उतार दिया। और फिर तुमने अपने होने वाले शोहर अहमद को हमारे सामने गोली मार दी। मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। मैं अफशा को भी मारना चाहती थी, क्योंकि अफशा को मेरी तमाम वारदातों का इल्म था और उसने अहमद को सारी तफसील बता रखी थी। और जब अहमद ने मेरे बारे में आप लोगों को बताना चाहा, मैंने उसे भी गोली मार दी। और अब्बास, तुम सिर्फ आसमा की मोहब्बत में इतना बड़ा जुर्म कबूल कर रहे हो? मैं वाकई में आसमा से बहुत मोहब्बत करता हूं, इसलिए तो इसके हर जुर्म की जिम्मेदारी कबूल करना चाहिए। और अब भी मैं इसके हर कत्ल का इत्तराफ करने को तैयार हूं। तो अब आप दोनों की मोहब्बत की बाकी कहानी जेल के सलाखों के पीछे चलेगी। साहब जी, बीबी, आप कौन हो? किधर आई हो? साहब जी, मैं आसमा की माँ हूँ और आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी मोहतरमा, बोलिए। साहब जी, मेरी बेटी भटक गई है। उसने अनजाने में कुछ गलत फैसले कर लिए हैं।
वो अब्बास की मोहब्बत में ना सिर्फ अहमद को बल्कि मुझे भी भूल गई है। और जज्बात में आके उसने, मुझे लगता है शायद किसी का कत्ल भी कर दिया है। मेरा उसके सिवा कोई भी नहीं है। खुदा का वास्ते उसे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। देखो बीवी, मुजरिम को माफ करना हमारा नहीं, अदालत का काम है। और वैसे भी आपकी बेटी ने 3 कत्ल किए हैं। कानून मुजरिम के घर वालों से हमदर्दी तो कर सकता है, मगर उन्हें माफ नहीं कर सकता। नहीं नहीं साहब जी, ऐसा मत करें, मैं बिल्कुल बेसहारा हो जाऊंगी। अगर देखा जाए तो किसी भी मुजरिम के जुर्म में उसके घर वाले और ख़ास तौर पे उसके वालिदैन जिम्मेदार होते हैं। जो अपनी औलाद की सही परवरिश नहीं करते, अगर वालिदैन अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें तो कोई भी बच्चा मनशियात का आदी नहीं बनेगा। और फिर मुआशरे में ना अब्बास और ना आसमा पैदा होगी। काश वालिदैन अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें ताकि उनकी जिंदगियां संवर जाए। सिर्फ और सिर्फ अच्छी परवरिश।